मैसूर के जंगलों में हाथियों का झुंड रहा करता था। इनमें से कई हाथी मंदिर में खाना खाने आया करते थे। लोग इन हाथियों को खाना खिलाकर इनका आशीर्वाद लिया करते थे। इन हाथियों में सबसे छोटा था गज्जू, जो इसी मंदिर में पैदा हुआ था। गज्जू दिन भर मंदिर में घूमा करता था और रात में उसका परिवार मंदिर के पास ही सोया करता था। मंदिर में आने वाले भक्त गज्जू और उसके परिवार को भर पेट खाना देते थे और उनका आशीर्वाद भी लेते थे। एक दिन इसी मंदिर में कातरक नाम का एक आदमी आया। मंदिर में रहने वाले हाथियों को देखकर वो दंग रह गया। कातरक जानवरों की तस्करी किया करता था। कातरक अपने कुछ लोगों से मिला। तुम लोग हाथियों को जंगलों में ढूंढते हो और यहां मंदिर में इतने सारे हाथी रहते हैं, पर मंदिर के हाथियों के दांतों को कैसे चुराएंगे? गांव वालों ने देख लिया तो हमें जिंदा जला देंगे। वैसे भी गांव वाले उन हाथियों की पूजा करते हैं। अरे सोचो, उन हाथियों के लंबे लंबे दांत कितने महंगे बिकेंगे। और ये पहली बार थोड़ी ना है जब हम हाथी दांतों को चुराएंगे। हमारा तो काम ही यही है। पर इस बार खतरा ज्यादा है। मेरे पास इसका उपाय है। अगली अमावस की रात मंदिर के द्वार बंद हो जाएंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। तब सिर्फ हाथी ही मंदिर के आसपास होंगे। तभी उन्हें चुराना बहुत आसान होगा। एक दो भी हाथ लग गए तो हमें साल भर काम करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं इंजेक्शन खरीद कर लाता हूं शहर से। बस इन लुटेरों की योजना तैयार हो गई हाथियों के दांतों को चुराने की। अगली अमावस को मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। अब मंदिर के अंदर सिर्फ 4 हाथी ही थे। उनमें से एक गज्जू भी था। कातरक अपने साथियों के साथ मंदिर की सीमा के भीतर घुस गया। मुझे वो इंजेक्शन दो। और फिर कातरक दबे पांव एक सोए हुए हाथी के पास गया और उसे वो बड़ा सा इंजेक्शन मार दिया। हाथी वहीं बेहोश हो गया। अब आओ, इसके दांत काटते हैं। कातरक के दोनों साथी एक बड़ी आरी लाए और हाथी के दांत को काटने लगे। काटने की आवाज से गज्जू की नींद खुल गई। वो डर गया और सीधा मंदिर के गर्भगृह में दौड़ पड़ा। कहीं वो हाथी किसी को बुला ना लाए। डरो मत, इस वक्त यहां आसपास कोई नहीं है। उन लोगों ने अपना काम जारी रखा। लेकिन तभी गज्जू लौटा। इस बार वो पहले की तरह नहीं था। उसका रंग सुनहरा हो गया था। ये क्या? और गज्जू ने कातरक पर हमला बोल दिया। गज्जू था छोटा, पर उसमें अलग ही शक्ति आ गई थी। ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? और फिर गज्जू ने दूसरे दोनों आदमियों को भी अपनी सूंड से उठा उठा कर पटका, मानो गज्जू इन तीनों के साथ खेल रहा था। तीनों के तीनों बेहोश हो गए और फिर गज्जू वापस पहले की तरह हो गया। अगले दिन पुलिस ने उन लुटेरों को गिरफ्तार किया और सभी को लगा कि दूसरे बड़े हाथियों ने उन लुटेरों की पिटाई की है। पर लुटेरे गज्जू को देखकर ही डर से कांप रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशाल समंदर में जहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ विशाल मछलियां रहती थी। उन्हीं में से एक थी आभा और उसका बेटा छोटू। वो लोग गहरे समंदर में रहते थे। एक दिन जब आभा सो रही थी, तब छोटू वहां से भाग निकला। जब तक मां सो रही है, मैं घूमकर आता हूं।
छोटू घूमते घूमते समुद्र के तट के पास पहुंचा जहां मछुआरों ने जाल बिछाया हुआ था। उन्हीं में से एक मछुआरा था रमन, जिसने छोटू को पकड़ लिया। अरे देखो देखो, मेरे हाथ कितनी बड़ी मछली लगी है। आज तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। रमन अच्छी कमाई की खुशी में नाचते हुए तट पर पहुंचा, पर उसे क्या पता था कि समंदर में क्या चल रहा है। वहां आभा अपने बेटे को ढूंढते हुए तट की ओर चली आई। छोटू बेटा, कहाँ है तू? छोटू, छोटू। तभी आभा ने देखा कि एक मछुआरे ने समुंदर में जाल डाला हुआ था। आभा डर गई। कहीं छोटू को किसी मछुआरे ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो? ये सोचकर आभा ने उस मछुआरे का जाल खींच लिया। मछुआरे की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गया। इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरा डर गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आभा ने मछुआरे को कुछ नहीं किया। वो दूसरे मछुआरे के पास बढ़ गई। आभा ने उसका भी जाल खींचकर उसे पानी में गिरा दिया। एक एक करके आभा ने सभी मछुआरों को पानी में गिरा दिया। जब मछुआरे तट पर पहुंचे तो वो बहुत परेशान थे। आखिर इतनी बड़ी मछली आई कहां से? लेकिन ये हम सबके जाल खींचकर हमें गिरा क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि मुझे खा ही लेगी। वो सब छोड़ो, अगर हम सब मिलकर इस मछली को पकड़े तो सोचो हम सबका कितना मुनाफा होगा। और तो और हम सब पेपर में भी आएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी मछली को जाल में कैसे पकड़ेंगे? मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है। मछुआरों ने एक क्रेन मंगवाया और उस क्रेन की हुक पर उन्होंने एक छोटी सी मछली लटका दी और क्रेन को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद आभा का ध्यान हुक पर लटकी हुई मछली पर गया। लगता है इसे भी मछुआरों ने पकड़ लिया। मुझे इसे छुड़ाना होगा। आभा उस छोटी सी मछली की मदद करने के लिए हुक के पास पहुंच गई। जैसे ही आभा उसे अपने मुंह से निकालने वाली थी, मछुआरों ने क्रेन को ऊपर खिंचवा दिया और आभा पानी से ऊपर आ गई। आभा तड़पने लगी, पर अब भी उसमें बहुत ताकत थी। आभा ने अपनी पूरी ताकत से हुक को नीचे खींचा और क्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। गई भैंस पानी में। तभी आभा सतह के पास आई। मछुआरे उसे देखकर डर कर भागने लगे। डरो मत, मैं तुम जैसी खूनी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। फिर तुम गहरे समंदर से यहाँ क्यों आई? तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने मेरे बेटे छोटू को पकड़ लिया। मुझे मेरा छोटू वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा छोटू वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबको मछली पकड़ने नहीं दूंगी। आभा की बात सुनकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। लगता है रमन को जो बड़ी मछली मिली थी वो इसका बेटा छोटू है। हमें इसका बेटा लौटा देना चाहिए, तभी ये हमें जीने देगी। उनमें से कुछ मछुआरे गांव में गए और रमन को सब बता दिया। फिर वो मछुआरे रमन के साथ उस बड़ी मछली को तट की ओर लेकर आए। छोटू को देखकर आभा खुश हुई। अच्छा है रमन ने इस मछली को पानी से नहीं निकाला। रमन ने उस मछली को समुंदर में छोड़ दिया और आभा ने अपने बेटे को गले लगाया। फिर वो दोनों साथ साथ गहरे समुद्र की ओर लौट पड़े। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था।
गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूं। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपये है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था और रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहां दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नमक हराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें